डे 1 में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ एथिक्स। एथिक्स एट इंट्रोडक्शन लेवल। अंडर दिस जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि व्हाट इज एथिक्स, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, एथिक्स वर्सेस लॉ, रोल ऑफ सोसाइटी in shaping ethical behavior, ethical behavior, importance of ethics, importance of ethics, ethical theories, and especially in aspects of decision making, ethical principles, for example utilitarian approach and deontological approach, all those things ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। and beyond that various classifications, for example normative ethics, absolute ethics, relative ethics, these all aspects will be covered here. So सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स क्या है, यहां से हम चीजों को शुरू करेंगे। व्हाट इज एथिक्स। आपको क्या करना है, देखिए पेन पेपर लेके बैठिए और चीजों को लिखिए। अगर आप थोड़ा सा लिखते हैं ना तो आपकी अच्छे से तैयारी होती है। सो एथिक्स इज ए प्रिंसिपल और philosophical study of moral phenomena. Ethics is also said to be moral philosophy which investigates in a normative question about what is right and what is not right, what is good and what is bad. So ethics refers to set of values that defines a conduct to be good or bad, that defines a conduct to be good or bad. एथिक्स हमें ये जांच करने में मदद करता है, हेल्प करता है कि हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग, राइट और wrong, and that is why it is said to be lighthouse. Lighthouse which affects individual as well as society. देखिए आप उतने वर्ड्स में तैयारी करिए और बहुत एग्जैक्ट तैयारी करिए जितने वर्ड्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड तैयारी इस तरह से करिए, प्रिपरेशन ऐसे करिए कि एटलीस्ट वो वर्ड्स, वो टर्म्स आप एग्जाम में जाके एक्सप्रेस कर पाएं। फिर इसके बाद अपने एग्जाम्पल और वो स्टोरीज जो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चलती हैं उनको लिखिए, सो दैट कि आप अपने टाइम लिमिट को ब्रीच ना करें, ठीक। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा व्हाट इज एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। And to understand ethics versus morality, we will classify in two parts, so that कि ethics और morality में क्या डिफरेंस है, हम एक एक टर्म को अलग अलग समझ पाएं एंड इसमें हमें कम से कम दिक्कतें होंगी। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट, एथिक्स जो है वो अपने आप में सोसाइटल पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस करता है। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। सो एक साइड हम लोग एथिक्स करते हैं, दूसरी साइड मोरालिटी। ओके, हियर एथिक्स, वेट, and in this side morality. Fine. So ethics is a societal perspective. It's a societal perspective, whereas morality is individual perspective. Fine. It is external to person. Ethics is external to person, whereas morality is internal to
इंटरनल टू पर्सन। देखो अब ये 2 पॉइंट हमने लिखे, इनका मतलब क्या है? सो एथिक्स अपने आप में एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव होता है। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जैसे आप क्या पसंद करते हो, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ योर इंटरेस्ट है वो आपकी इनसाइड क्रिएट होता है। बट आपकी पसंद में सोसाइटी का कितना रोल है? फॉर एग्जाम्पल आप शादी में शेरवानी पहनना पसंद करते हो, घर में आप टी-शर्ट और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हो। तो जिसमें मैरिज में आप शेरवानी क्यों पहनना पसंद करते हो? बिकॉज़ उसमें एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव लगा हुआ है। देयर इज़ अ सोशल सेल्फ। So ethics considers about social self. Social self. However, morality is associated to person's self. Person's self. So it is more about I. More about I. Whereas it is more about me. मी जो अपने आप में है वो सोशल सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि मोरालिटी जो है वो पर्सन का सेल्फ है और ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, जो एथिक्स है वो एक्सटर्नल टू पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी क्या सोचती है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ सोसाइटी थिंक्स ऑफ समथिंग दैट इज द cornerstone of the ethics. However, morality is associated how individual puts its perspective regarding anything. जैसे गांधी जी क्या सोचते हैं वो अपने आप में एक मोरालिटी का एस्पेक्ट हो सकता है, बट गांधी जी से सोसाइटी क्या अपेक्षा करती है वो एक एथिकल कंडक्ट है। ठीक है, सो इस तरह से एथिक्स और मोरालिटी को आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज एथिक्स डिफाइंस सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम। आप बस पॉइंट जरूर लिखिए, तभी आपको मसल मेमोरी बनेंगे, आपको याद रहेंगे। ठीक है, एंड मोरालिटी डिफाइंस पर्सनल कैरेक्टर। मोरालिटी डिफाइंस पर्सनल कैरेक्टर एंड एथिक्स इज बेस्ड ऑन कोड ऑफ कंडक्ट। अभी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ये हम अलग से पूरे टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन कोड ऑफ कंडक्ट, एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल से किस तरह से के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, वो जो कॉन्डक्ट होते हैं उन्हीं को हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं इन जनरल। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट किसी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक अलग अलग हो सकते हैं। दे मे बी डिफरेंट बेस्ड ऑन सर्टेन इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, एक स्कूल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा। हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल सोसाइटी में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे वी रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी रेस्पेक्ट वुमेन, so these are general code we need to follow in our daily lives. So that is nothing but the ethics. Okay, so ethics is based on code of conduct, but the code of conduct is prescribed by society. So right, prescribed by society. ठीक है, ये जो है सोसाइटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जबकि मोरालिटी क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ कंसेंसस। सो इट इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ कंसेंसस। इट इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ नॉट कंसेंसस बट कॉन्सियंस, बिकॉज इंडिविजुअलिस्टिक है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, कॉन्सियंस होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ कॉन्सियंस, वॉइस ऑफ कॉन्सियंस। एक एक इंडिविजुअल का एक जो इनर कॉन्सियंस है जिसे हम कहते हैं विवेक, इसे हम हिंदी में कहते हैं विवेक। अगर आप वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझते तो बताइए, बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत हो रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उन चीज़ों को हम बाद में अपने सेशन में इंक्लूड करेंगे। फाइन, मोरालिटी इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ कॉन्सियंस। अच्छा, राइटिंग में इन्वर्टेड कॉमास कॉमाज इन सारी चीज़ों को आप यूज करते रहिए। ठीक है, अंडरलाइन भी कीजिए, जैसे आपने यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लिखा बेस्ड ऑन सोसाइटी, यहाँ पे वॉइस ऑफ कॉन्सियंस है, आप इनको अंडरलाइन कर देंगे तो ये आपके स्कोरिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक, and ethics determines good conduct and separates it from the bad conduct. So it determines good and bad conduct. It determines good and bad conduct. However, morality determines right and wrong conduct. Determines right and wrong conduct. तो इस तरह से हमने इथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस समझा। ये राइट एंड रॉन्ग को भी आप डबल कॉमा में कर दीजिए, गुड एंड बैड को डबल कॉमा में कर दीजिए, यहाँ पे ये स्मॉल लेटर होना चाहिए।
बैड कंडक्ट, इस तरह से। एंड इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अंडरलाइन करना आपको हेल्प करेगा। ये छोटे छोटे अंडरलाइंस आप करते जाइए अपनी राइटिंग में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ इथिक्स एंड मोरालिटी आर डिफरेंट। अब इथिक्स एंड मोरालिटी का आपको एग्जाम्पल कोट करनी चाहिए। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आप डालिए और वो भी हेडिंग डाल के लिखिए, एग्जाम्पल्स, ठीक है। वो आप इन्हीं बॉक्सेस में कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। इनके इनमें आपको लिबर्टी है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि इसी तरह सेपरेट सेक्शन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें देखना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ डॉक्टर सेज, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ डॉक्टर सजेस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली, ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है। जबकि जो डॉक्टर की मोरालिटी है वो डॉक्टर के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, बिकॉज वो डॉक्टर की अपनी कॉन्शियंस से आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, डॉक्टर की पर्सनल कॉन्शियंस हो सकती है नॉट टू ट्रीट अ रेपिस्ट, अ रॉबर और एनीथिंग दिस ऑफ दिस काइंड। तो ये अपने आप में डॉक्टर की जो पर्सनल वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हो सकती है, मोरालिटी हो सकती है, नॉट टू ट्रीट और रेपिस्ट और रॉबर। प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेक्शन इज अबाउट ethics versus law, how ethics and law separates। आइए, ethics versus law। सो सेम में हम लोग ethics versus law समझेंगे। इस पेज को हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, आप भी इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी गुड। एंड एक साइड हम करेंगे, ओके, और डिवाइड करते हैं, एथिक्स वर्सेस लॉ हमको समझना है। तो एक साइड हम करेंगे एथिक्स और दूसरी साइड लॉ। सो एथिक्स, जैसे हमने पहले देखा, एथिक्स अपने आप में सोसाइटल पर्सपेक्टिव है। सो दिस इज सोसाइटल, नीड नॉट, लिख लीजिए, सोसाइटल पर्सपेक्टिव है। लॉ अपने आप में स्टेट का पर्सपेक्टिव है, स्टेट्स पर्सपेक्टिव, राज्य का पर्सपेक्टिव है। एंड एथिक्स, एथिक्स में, एथिक्स में पनिशमेंट नहीं होता, नो पनिशमेंट, बट पर्सन में बी गिल्टी, और उसमें सोशल सैंक्शंस हो सकते हैं। पर्सन में बी गिल्टी एंड इन केस ऑफ गिल्टी, गिल्टी ऑन वायलेशन ऑफ सोशल कोड, सोशल कोड के वायलेशन में वो गिल्टी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समन नॉट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मे बी गिल्टी एंड मे बी सैंक्शनड बाय एल्डर्स, दैट पर्सन शुड नॉट इंटर इन आवर पेरिफेरी। ऐसा हो सकता है कि हम बड़ों के बीच में उसे बैठने के लिए मना करते हैं बिकॉज वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। तो ये, लेकिन इसमें कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उसे जेल नहीं हुई, उसे फाइन नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ लॉ इट इज अबाउट, इट इंक्लूड्स punitive action, punitive action based on, based on written rules and regulations that may include fine, jailing or other kind, fine। And in case of ethics it is based on social sanction, तो हमने उसके बाद इसके बारे में पहले ही बात की। So it may include a social sanction, however law is based on legal sanction, ये चीज हमने बात कर ली, समझ लिया है। So it is enforced by seniors, elders, parents, etc. And it is enforced by law agencies, enforced by law agencies, for example police, for example police, administrative bodies, administration, etc.
एंड जो एथिक्स है ना, दिस इज ब्रॉडर इन कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। इसका दायरा बड़ा है, ठीक है, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ। जबकि जो लॉ है ये अपने आप में नैरो लिमिट्स में काम करता है। इट इज नैरो एंड लिमिटेड टू aspects in specific sphere। फाइन। अब इसमें भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसी तरह से। सो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, छोटी सी एग्जांपल लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी may sanction someone from entering in temple because he or she is not respecting, he is not she respect, he or she is not respecting religious values, God, respecting religious values and God। ठीक है, so ये अपने आप एक सोशल सैंक्शन का एग्जांपल है। जबकि यहाँ पे हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट enforces everyone to have fundamental rights, for example, a right to life and personal liberty, a right to life and personal liberty, based on Article 21 of the Constitution। Done? See, there can be more ways to write something. For example, एक दो पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं in between, okay, no problem। जैसे कि ethics is preventive in nature। Law is curative in nature। ठीक है, लॉ क्योर करता है, एथिक्स प्रिवेंट करता है। ठीक है, एथिक्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लॉ। एथिक्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लॉ while law itself is limited, law itself is limited by written rules। ओके, सो आप और इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बट हमने जैसे आपसे बात की कि आपको 6 to 8 पॉइंट अगर आप तैयार करते हैं तो ये आपको लार्जर आंसर में या शॉर्टर वैरायटी ऑफ आंसर में किसी में भी आपको ये हेल्प करेंगे, आप उसमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज हम एथिक्स की बात करते हैं और एथिक्स सोशल सेल्फ से जनरेट होता है, तो एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे बिहेवियर का। बिहेवियर का, व्हाट इज बिहेवियर, तो एंड हाउ बिहेवियर्स आर शेप्ड, है ना। सो बिहेवियर इज द आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ, ये छोटी हेडिंग लिख लीजिए बिकॉज आपको फिर बाद में मिलेगी नहीं। एक मिनट बस, इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे। बिहेवियर इज द आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ, इट इज outer reflection of human character and human character and conduct।
So what is behavior? It is outer reflection of human character and conduct. Although it may always reflect a true character, may not reflect a true character, and it is also influenced by situation, consequences and uncertainties. फिर भी हमें हमारा जो ये बिहेवियर है कैसे फॉर्म होता है हमको ये जानना चाहिए। ठीक है, हमेशा डेफिनेशन छोटे छोटे लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, ज्यादा बड़े स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। ओके, सिविल सर्विसेज में इन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। सो बिहेवियर इज शेप्ड बाय सेल्फ वैल्यूज, कैरेक्टर, कंडक्ट, ये सारी चीजें बिहेवियर को शेप करती हैं। तो बिहेवियर एक अपने आप में आउटर रिफ्लेक्शन है कई सारी चीजों का, जो कि अब जो कि इनर इनर सोर्स में अवेलेबल होती हैं। तो हम बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ओके वेट, क्या ये सर्कल क्रिएट करेगा? यस। ओके, सो सबसे पहली चीज होती है एक इंसान का सेल्फ। ठीक, सेल्फ में वैल्यूज को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक, तो इंसान का जो डेवलप होता है वो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक, यहां से उसका कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है। ठीक, फिर इसको कॉन्डक्ट से डिराइव किया जाए। वेट, conduct and then larger things. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको कॉन्डक्ट से ऐड कर दिया जाए देन ये क्रिएट करता है बिहेवियर को। सो ये अपने आप में बिहेवियर ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये अपने आप इस टेबल को हम एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर देंगे और बोलेंगे रूट ऑफ बिहेवियर। रूट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये अपने आप में हो गया रूट ऑफ बिहेवियर। इसके बाद अब पर्सन का सोशलाइजेशन किस तरह से उसको बिहेवियर को अफेक्ट करता है, तो उसमें हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बिहेवियर अफेक्टेड बाय सोशलाइजेशन। छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, पैटर्न ऑफ बिहेवियर shaped by socialization। ठीक है, shaped by socialization। तो अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, हम एक छोटे छोटी एज से शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड होता है, चाइल्ड का सोशलाइजेशन होता है, तो चाइल्ड के सोशलाइजेशन में कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं उन चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके कई सारे पार्ट्स कर सकते हैं, 1 2 3 4। इससे हमें हेल्प मिलेगी कि एक मिनट, एक और चाहिए। हाँ, इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम ऐड कर सकें वो कौन कौन से सोशलाइजेशन वाले एस्पेक्ट हैं और जो अफेक्ट करते हैं किसी बिहेवियर को। तो सबसे इनर कोर में हम लिखेंगे चाइल्ड। ये अपने आप में कच्ची मिट्टी के जैसा होता है, जैसे क्ले। ठीक है, इसको शेप देता है सोशलाइजेशन, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। इस सोशलाइजेशन में कौन कौन रोल प्ले करता है, सो रोल होता है सोसाइटी का, फैमिली का। आप लोग थोड़ा सीधे सीधे लिखना, मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है और मैं बहुत स्ट्रेट लिख नहीं पाता, तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। स्कूल का एंड इंस्टीट्यूशंस का। इंस्टीट्यूशंस का, इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। जो भी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे अपने अपनी किनशिप सिस्टम है, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सभी रोल प्ले करते हैं। अदर इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड सम कम्युनिटी ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, जैसे कि रिलीजन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो सारी चीजें बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन। ओके, सो अब हमने ये सारे टर्म्स लिख लिए, हमको चाहिए कि हम इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन भी करें ताकि आपको पता रहे कि ये होते क्या क्या है। आइए शुरू करते हैं बैकवर्ड जाके। कलर चेंज करने क्या? यस। सो सबसे पहले हमने लिखा सेल्फ।
सेल्फ, ये इनर ट्रेट्स होते हैं, इनर ट्रेट्स होते हैं। दूसरी चीज हमने लिखी वैल्यूज। So what are values? Values are purchased by way of socialization. As human is born with feelings, emotion, ability to learn, acquire human values through socialization, compassion, empathy, respect, to dignity. तो ये सारी चीजें वैल्यूज होती हैं। साथ में लिख लीजिए कंपैशन। ये वैल्यूज का अलग से टॉपिक आएगा ना, तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे टर्म्स आए हैं तो हम छोटा छोटा मीनिंग या एग्जाम्पल के साथ आपको हल्की हल्की फीलिंग देके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कंपैशन, लव, एम्पैथी, रेस्पेक्ट, एटसेट्रा, ये अपने आप में वैल्यूज हैं। देन व्हाट इज कंडक्ट? अब देखिए, कंडक्ट इज अबाउट इस कंडक्ट, कंडक्ट इज अबाउट स्टेबल करेक्टर, स्टेबल करेक्टर। जब किसी पर्सन का जो करेक्टर होता है, जो उन वैल्यूज से इंस्पायर्ड होता है, जो उसको अपनी सोसाइटी में सीखने को मिलती हैं, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, रिलीजियस लॉबीज, इनके बीच में जो सीखने को मिलती हैं, सो उसका उसका करेक्टर डेवलप होता है। सो कंडक्ट इज स्टेबल करेक्टर, ओके। एंड व्हेन वैल्यूज आर practiced, when values are practiced, they build character. अच्छा, हमने ये सेकंड पार्ट में जिसमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेप्ड बाय सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन अकर्स विद डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लीजिए। सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इनिशियल स्टेज में क्या होता है? इनिशियल स्टेज में जो चाइल्ड है उसका कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा किससे होता है? रोल ऑफ पेरेंट्स, फैमिली। अब अगर चाइल्ड इनिशियल डेज में अपने पेरेंट्स को ज्यादा फाइट करते हुए देखता है, मेसी बिहेवियर देखता है, एक एब्यूसिव रिलेशनशिप देखता है, तो वो एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। सो जो मेसी बिहेवियर है ऑफ पेरेंट्स may lead to aggressive nature of child, aggressive nature of child, ठीक है। सो इस तरह से हम छोटे छोटे पॉइंट्स को क्रिएट करके चीज समझते हैं। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, एंड इसमें वो दूसरी चीजें सीखता है जो कि अपने आप में सोसाइटी और सोशल नॉर्म से रिलेटेड है। सो इन दिस स्टेज social norms becomes prevalent. For example, touching feet of elders, ठीक है। देन एडोलेसेंट स्टेज आती है, एडोलेसेंट स्टेज। अब ये स्टेज कैसे होते हैं? इसमें जो चाइल्ड के अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स हैं वो वेरियस एस्पेक्ट के एक्शन रिएक्शन से शेप होते हैं। सो दिस स्टेज इज डोमिनेटेड बाय एक्शन एंड रिएक्शन, दिस स्टेज इज डोमिनेटेड बाय एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अब यहां पर किसका रोल होता है? डोमिनेटेड बाय एक्शन रिएक्शन, रोल ऑफ फ्रेंड्स, कॉलेज, एटसेट्रा। इनका रोल अपने आप में डोमिनेट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन का रिपल्सिव नेचर, फॉर एग्जाम्पल
रिपल्सिव नेचर, एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। सो ये चीजें अपने आप में इस स्टेज में डेवलप हो। इसके एडोलेसेंट के बाद अडल्टहुड आ जाता है। सो हम आगे चलते हैं अडल्टहुड के बारे में। 4 इज अडल्टहुड। अडल्टहुड, अब इसमें ये अपने आप में यूटिलिटेरियन स्टेज होते हैं बेसिकली। यूटिलिटेरियन, यहाँ पे जो चाइल्ड होता है उसे बेनिफिट एंड लॉस का सेंस आ जाता है। यूटिलिटेरियन स्टेज होती है अपने आप में। एंड चाइल्ड हैव, या हमको लिखना चाहिए अडल्ट हैव। अडल्ट हैव adults have sense of benefit and loss, और वो उसके हिसाब से अपने फ्रेंड्स और एनिमी बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बेनिफिट एंड लॉस, अपने फायदे के लिए दोस्ती करना, अपने फायदे के लिए, वो आप लोगों ने सुना होगा कि गधे को भी बाप बना लेना। हालांकि ऐसी चीजें लिखना नहीं है, बस केवल आपके सेंसरी डेवलपमेंट के लिए है बस। ओके, सो अडल्टहुड स्टेज में जो अडल्ट होते हैं वो अपने बेनिफिट एंड लॉसेस को कंसीडर करते हैं। दे बिकम रेस्पॉन्सिबल, दे बिकम रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर फैमिली, देयर लव्ड वंस। ठीक है, सो ये बेसिकली अडल्टहुड स्टेज होते हैं। दे लर्न टू बैलेंस, learn to balance their aspirations from life and social expectation। ठीक है, बस इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सोवी भी होगा, आपके पॉइंट्स ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, उसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बेसिकली ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रोल ऑफ एथिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एथिक्स। रोल ऑफ एथिक्स, इसको हम एक छोटा सा लगा देते हैं ब्रेक। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रोल ऑफ एथिक्स। एक और चीज ध्यान रखना, अगर इसमें ये पूछा जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या है या इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, तो ये अपने आप में सिमिलर पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे रोल कर रहे हैं और ये कॉन्सिक्वेंसेज एंड ये जितने अपने अपने पॉइंट हैं, इसके सिमिलर पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग आपको कोई पॉइंट तैयार नहीं करने हैं, ये कॉमन पॉइंट होंगे। सो सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड्स। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय कहीं पे जॉब पे होता है और वहाँ पे वर्क एटमॉस्फेयर एथिकल है, स्पेशली अगर कहीं वुमन किसी ऑफिस में जॉब करती है और वहाँ पे जो वर्क एटमॉस्फेयर है एथिकल है, तो ये अपने आप में एम्प्लॉय के लिए सेटिस्फैक्ट्री होता है। जैसे इसमें एथिकल होने का क्या मतलब है, तो एथिकल होने का मतलब है जस्टिस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ईटीसी। ये चीजें जहाँ पे अवेलेबल होती है वहाँ पे अपने आप में एथिकल वर्क एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसमें कुछ और अगर आपको पॉइंट ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथ। ठीक है, तो ये अपने आप में सब एथिकल पैरामीटर में आते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अब इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कैसे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, जैसे कि जहाँ पे वैल्यूज, कंसर्न्स, इनको एड्रेस किया जाता है तो वो जो डिसीजंस होते हैं वो मोर एक्सेप्टेबल होते हैं। कैसे, यहाँ पे एथिकल पैरामीटर क्या है, वैल्यूज, कॉन्सेंसस, इनके बिहाफ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज मोर एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। ठीक है,
more acceptable to society. Next, creating credibility. क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग एथिकल हो तो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि जैसे एग्जांपल आप इसमें सब में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा, आप इसमें एग्जांपल नीचे ऐड कर सकते हैं कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए किसी केस को परसू कर रहा है, तो उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी अपने आप में ज्यादा होती है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको ऐड करने हैं, ठीक है। एंड क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोई पर्सन एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एथिकल नॉर्म्स क्या होंगे, आप कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं? एथिकल नॉर्म्स, अगर वो इनको फॉलो करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में हायर होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पावर प्लांट है, जैसे टाटा, ये एनवायरमेंटल सेफ्टी को फॉलो करते हैं। एनवायरमेंटल सेफ्टी को फॉलो करते हैं, जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हो, सो इससे इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और ये ज्यादा एक्सेप्टेड होते हैं पीपल को, ठीक है। तो ये अपने आप में क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा, ये छोटे छोटे ब्रीफ पॉइंट है, तो आप इनके लिए अंडरलाइन भी ऐड कर सकते हैं। सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड्स, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी, ये आप छोटे छोटे इनमें अंडरलाइन अप्लाई कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। गार्जियन ऑफ सोसाइटी, यस, एथिक्स अपने आप में एक्ट करता है एज ए गार्जियन ऑफ सोसाइटी। गार्जियन ऑफ सोसाइटी, आप इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं, हेडिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सो जैसे कि लॉ हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, लॉ हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, कानून हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट एथिक्स कैन, ठीक है। एथिक्स कैन बिकॉज ये प्रिवेंटिव नेचर है, प्रिवेंटिव नेचर है, प्रिवेंटिव इन नेचर। सो दिस प्रमोट्स हार्मनी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कई तरह के एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अ, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं पे ग्रो हो रही है, लेट्स से कि छोटे बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है, ठीक। तो वहां पर जो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, अगर वो एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, तो वो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस से या किसी नॉर्मेटिव एथिक्स से, किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उन क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक सकते हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसमें आप लिख सकते हैं प्रिवेंट, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्रिवेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक, इसमें भी आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये इजी है। आप अ, तरुण भारत एनजीओ के बारे में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल एनजीओ तरुण भारत बाई बाई राजेंद्र सिंह। तो इसने क्या किया था, इस एनजीओ ने, राजेंद्र सिंह, इन्होंने वाटर लेवल को इंक्रीज किया था राजस्थान में अपने कम्युनिटी एफर्ट की हेल्प से, ठीक है। सो ये अपने आप में एनवायरमेंटल एथिक्स का एग्जांपल है। इसके अलावा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक। सो एथिकल गवर्नेंस, इसमें आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एथिकल गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, और कई सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, कॉमन गोल, ऑनेस्टी, आप कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। इसका एग्जांपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वही फंडामेंटल गाइडेंस है, फंडामेंटल सोर्स ऑफ गाइडेंस, फंडामेंटल सोर्स ऑफ गाइडेंस टू द स्टेट एंड पीपल, टू द स्टेट एंड पीपल। याद रखना केवल स्टेट के लिए नहीं है, टू द स्टेट एंड पीपल। ठीक है, सो डीपीएसपी अपने आप में फंडामेंटल सोर्स ऑफ गाइडेंस है। ये एग्जांपल हो गया। सो इस तरह से आप इसमें अपने पॉइंट्स बढ़ाइए, स्कोर बढ़ाइए, है ना। हम लोग इस तरह चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। सो हमारा अगला टॉपिक है एथिकल थियरीज। चूंकि आपके एग्जाम सेंट्रिक होते हैं, तो हमें हमें कोशिश करनी होती है कि हम इस तरह से चीज़ों को कवर करें कि आप अपने वर्ड लिमिट में चीज़ों को लिख पाएँ, तैयार कर पाएँ, याद कर पाएँ, उतने ही एग्जाम्पल जो कि आप तैयार कर सकें, हम शेयर करते हैं। ठीक है। सो एथिकल थियरीज के बेसिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एथिकल थियरीज हेल्प अस about decision making which involve ethical principles. There are various ways to classify ethics. For example, based on nationality, Indian and foreign. बट हम यहाँ पे फोकस करेंगे डूइंग गुड वर्सेस राइट। तो हमारे बेसिस क्या क्या है? डूइंग गुड वर्सेस राइट। इसके अलावा कम से कम हम 4 बेसिस पे इनको अंडरस्टैंड करेंगे। डूइंग गुड वर्सेस राइट 2 हो गए, इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल। सो इस तरह से ये अपने आप में की एथिकल थ्योरीज हैं जिनको हम इन पैरामीटर्स में समझेंगे। सो ये हमारे लिए माइंड मैप पर काम करेंगे, जिस तरह से हम इनको आगे समझेंगे। ठीक, तो हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर शेप और उस स्क्वायर के अंदर हम इनको समझेंगे। चलिए, तो हमारे लिए पैरामीटर है, हम इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये फिगर हम रेडीमेड प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास टीम है जो कि आपको ऐसे प्रिंटेड चीजें दे सकती है, बट हम ड्रॉ क्यों करते हैं? सो दैट कि चूंकि मेंस की प्रिपरेशन है, अगर आप हमको चीजें करते हुए देखते हैं ना, तो उस तरह से आपका पैटर्न डेवलप होता है, आपका माइंड सेट डेवलप होता है कि अच्छा इस तरह से तो हम भी एग्जाम में कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए ईजी होता है, डूइंग गुड वर्सेस डूइंग राइट। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स के आधार पर जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं, ओके, थोड़े से और स्ट्रक्चर को हम डिजाइन पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें इसमें से 3-4 चीजें निकल के आती हैं, उनको समझते हैं। अब ये आपके बहुत काम का है। जैसे इंडिविजुअल अगर अच्छा काम करता है तो हम इसे कहते हैं, अगर इंडिविजुअल राइट को ध्यान में रखता है तो हम इसे कहते हैं वर्चू एथिक्स। ओके, इसे हम कहते हैं वर्चू एथिक्स। अगर इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अपने लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे अच्छे काम करता है, गुड वर्क करता है, तो उसे हम कहते हैं एथिकल इगोइज्म। एथिकल इगोइज्म, ठीक। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन अच्छे कार्य करता है तो हम इसे डिओंटोलॉजिकल कहते हैं। ये हम सब कुछ आगे डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि क्रिएट कैसे हुए हैं। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन गुड वर्क करता है तो हम उसे टेलीलॉजिकल कहते हैं, टेलीलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ये 4 और पैरामीटर निकल के आ गए। क्या क्या? वर्चू एथिक्स, एथिकल इगोइज्म, डिओंटोलॉजिकल, टेलीलॉजिकल। वर्चू एथिक्स कब इमर्ज होता है? जब इंडिविजुअल राइट वर्क करता है। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल गुड वर्क करता है तो वो एथिकल इगोइज्म की कैटेगरी में आता है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन राइट वर्क करते हैं तो उसे डिओंटोलॉजिकल कैटेगरी में हम लेते हैं। एंड अगर कोई इंस्टीट्यूशन डूइंग गुड करता है तो वो अपने आप में टेलीलॉजिकल कैटेगरी में आता है। सो दिस इज माइंड मैप ऑफ एथिकल थ्योरीज। नीचे इसमें हम एक टैगलाइन ऐड कर देंगे, फिगर अबाउट
Figure is about mind map of ethical theories. ठीक है, माइंड मैप अबाउट एथिकल थियरीज. सो ये 4 बेसिस में हमने ये पार्ट समझा कि कैसे इमर्ज होता है. अब हम इसकी डिटेलिंग में थोड़ा सा जाना चाहेंगे. सबसे पहले हमारा वर्चू एथिक्स. ठीक, तो जैसे हमने पहले बताया कि ये इंडिविजुअल जब राइट पे फोकस करता है तो वर्चू एथिक्स इमर्ज होता है. वर्चू एथिक्स फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल. Focuses on character building of individual. Character building of individual. This can be achieved on one hand by including virtue in individual. ठीक है, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? By influencing or inculcating virtue in individual. So what are virtues? Virtues can be any. For example, justice, wisdom, कुछ भी है ना. तो हम ऐसे virtues नहीं लिखेंगे, हम एग्जाम्पल में वो लिखेंगे जिससे हमें ज्यादा फायदा हो. जैसे virtues in individual. For example, देखो हमें याद रखना है कि ये चीजें हमारे आंसर में मिक्सअप ना हो. फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो इंट्रोड्यूस्ड 4 kinds of virtue. Wisdom, ठीक है, valor, temperance, justice and justice. तो विजडम, चूंकि आप लोग मोस्टली नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपके लिए इजी होगा कि आप विजडम का मतलब समझें बुद्धि. ठीक है, वैलर का मतलब साहस, टेम्परेंस का मतलब गंभीरता कि आप होल्ड कर सकते हैं अपने इमोशंस को, जस्टिस न्याय की प्रवृत्ति. ठीक है, सो ये अपने आप में वर्चूस हो गई. वर्चू एथिक्स इस तरह से हमारा पार्ट कवर होता है. हम इसमें आगे बढ़ेंगे डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स. या पहले एथिकल इगोइज्म कर लेते हैं. हाँ, एथिकल इगोइज्म ऊपर था ना. चलिए, तो हमारा इसके बाद आएगा एथिकल इगोइज्म. हमने नंबर डाला है क्या? नहीं, डाल लेते हैं. नंबर 1 है हमारा वर्चू एथिक्स, नंबर 2 एथिकल इगोइज्म. एथिकल इगोइज्म. सो द क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. देखिए ध्यान से कि अगर कोई पर्सन, एथिकल इगोइज्म यहाँ पे इमर्ज हो रहा है ना, अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल गुड पे फोकस कर रहा है तो ये गुड कहाँ से इमर्ज होगा? तो जब इंडिविजुअल अपना गुड करेगा तो ये उसका अपने आप में एथिकल इगोइज्म होगा. तो अब इंडिविजुअल अपना गुड करे, इसका मतलब कि इंडिविजुअल्स डिसीजन और बेस्ड ऑन individuals decisions are based on self interest. सेल्फ इंटरेस्ट. इंडिविजुअल के जो डिसीजन है वो बेस्ड ऑन कैसे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट पे. बिकॉज वहां पे इंडिविजुअल अपने गुड पर फोकस करता है. इट इज इन कंट्रास्ट विद अल्ट्रुइज्म. सो इट इज इन कंट्रास्ट. किससे कंट्रास्ट करता है? अल्ट्रुइज्म से. अल्ट्रुइज्म मीन्स बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट टू अदर. ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. सो अल्ट्रुइज्म के अपोजिट होता है एथिकल इगोइज्म. ठीक है, सो ये अपने आप में जब भी आपको इंस्टीट्यूशन में कोई डायलेमा होते हैं तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन है वो आपको हेल्प करते हैं. एथिकल इगोइज्म क्या है? अब हम थर्ड पे फोकस करेंगे, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स. नंबर 3, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स. सो डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मतलब ये कि जो राइट एंड रॉन्ग का क्वेश्चन है दैट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी. द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द क्वेश्चन ऑफ right or wrong is determined on the basis of on the basis of
मीन्स और ड्यूटी, ड्यूटी क्या है इस पर फोकस करते हुए, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंड्स, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, आप इफेक्टिव राइटिंग में ये कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंड या गोल। मतलब इसमें मेथड पे फोकस करता है, मीन्स पर फोकस करता है, एंड पर नहीं, ठीक है, गोल पर नहीं। मीन्स कि आपकी जो मीन्स हैं वो एथिकल होने चाहिए, मीन्स पर मीन्स का एथिकल होना जरूरी है। गोल या एंड या कॉन्सिक्वेंस को देखकर एथिक्स डिटरमाइन नहीं होता, गोल या कॉन्सिक्वेंस को देखकर एथिकल प्रिंसिपल डिटरमाइन नहीं किए जाते, ठीक है। सो यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग मतलब क्या राइट है, मीन्स का राइट होना जरूरी है। इसमें हम अपने अपने आंसर को वेट करने के लिए इमैनुअल कांट को ऐड कर सकते हैं। सो कांट बिलीव्ड इन, कांट, कांट क्या कहते हैं, कांट सेज एवरी इंडिविजुअल इज एन एंड इन हिमसेल्फ, कांट सेज that every individual is an end himself, is an end himself, and should not be treated as, and should not be treated as, should not be treated as means to end। मतलब लोगों को आप साधन नहीं समझ सकते, लोग अपने आप में गोल हैं, एंड हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लोगों को मीन्स समझना अपने आप में वो अनएथिकल होगा। सो इस तरह से हम कांट की फिलॉसफी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट है वो है टेलीलॉजिकल एथिक्स के बारे में। सो टेलीलॉजिकल एथिक्स का जो अपने अपने प्रिंसिपल है, दैट इज बेसिकली फोकस ऑन एंड मींस कॉन्सिक्वेंस। सो द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, देखिए लिखने की लैंग्वेज डेवलप करिए, द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग इज डिटरमिन्ड बाय, किसे डिटरमिन्ड होगा, कॉन्सिक्वेंस से, इसकी पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, डिटरमिन्ड बाय द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस के बिहाफ पर डिसाइड होगा, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेरेमी बेंथम का हम यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करेंगे, जेरेमी बेंथम, Bentham propounded utilitarian theory, propounded a utilitarian principle। मतलब एंड पर फोकस करेंगे, कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करेंगे, इसलिए ये यूटिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। एंड ही सेज यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, एंड ही सेज, क्या कहते हैं, इसको हम अलग से थोड़ा सा लिखेंगे तो बेहतर होगा। ही सेज an action is morally right if it leads to maximum happiness, if it leads to maximum happiness to a maximum number of people, to a maximum number of people, ठीक है, ये है मेन थ्योरी इनकी। सो इस तरह की जब भी लाइफ में डायलेमा होते हैं तो ये सारे प्रिंसिपल हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को और आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने ये समझा कि कैसे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इमर्ज हुए, ठीक है। तो अब हम
टेलीलॉजिकल अप्रोच यानी कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को ही और आगे बढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक आगे चलेगा, ठीक है। सो वी आर फर्दर गोइंग टू प्रोग्रेस अबाउट यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ये अपने आप में टेलीलॉजिकल अप्रोच ही है। अच्छा, अगर आपने समझ लिया तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, हु वाज द प्रपोजर? प्रपोजर वाज जेरमी बेंथम। प्रपोजर वाज जेरमी बेंथम, ठीक। जेरमी बेंथम इसके मेन प्रपोजर थे। और जैसा हमने पहले समझा है दैट यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फोकस करता है मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल। मींस अ मोरली राइट एक्शन इज एन एक्शन, अ morally right action is an action that that results in maximum happiness to maximum people, ठीक। यही मेन इसका प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे जरूर लिखेंगे। एग्जाम्पल में एक पॉपुलर एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हो, जैसे मान लीजिए डैम बिल्डिंग है। सो डैम बिल्डिंग में कई बार ट्राइबल विलेजेस को रिप्लेस किया जाता है। मे बी कि फ्यू थाउजेंड ऑफ ट्राइबल फैमिलीज को रिलोकेट करके कहीं और उनको हैबिटेट दिया जाए, तो उस डैम से मे बी कि लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल का बेनिफिट हो सकता है। तो ये मोरली राइट एक्शन है फ्रॉम द बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। फ्रॉम द बेस्ड ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, डैम बिल्डिंग by relocation of a small number, a small group of population for the benefit of large people, large number of people, ठीक है। सो ये अपने आप में इसका एग्जांपल हो जाता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का। टू जस्टिफाई हिज आर्गुमेंट, बेंथम फर्दर एड्स दैट Bentham further adds that two sovereign masters, those regulate humans are pleasure and pain. Pleasure and pain, ठीक है। Pleasure and pain. An action is right when it leads to an action is right when it leads to pleasure, and wrong when it leads to pain. Easy, very easy. Yes. अब यहाँ पे फिर आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलिंग अ lie is not good, but it is good if it results happiness in a dying person. सो यहाँ पे उसकी यूटिलिटी पे फोकस किया गया, ठीक है। अब इसके अपने अपने दो टाइप्स होते हैं। तो टाइप ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। सो इसके मेन टू टाइप्स हैं। वन, एक्ट यूटिलिटेरियन।
Active utilitarian. So every action must be based on principle of greatest happiness. Action must be based on principle of greatest happiness. Greatest happiness. And if mob lynching makes 99 people happy and one person happy, then lynching is justified. For example, if a mob lynching makes happy to 99 people at the cost of one, it is justified. सो अब देखो यहाँ पे मोब लिंचिंग सुनने में अजीब लग सकता है, बट फांसी देना क्या होता है? बिकॉज जो लार्जर सोसाइटी को हैप्पीनेस देता है, इसलिए जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें फांसी का प्रिंसिपल अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हैंगिंग अभी भी अलाउ की जाती है इसीलिए। सो ये अपने आप में एक्ट यूटिलिटेरियन है। सेकंड इज रोल यूटिलिटेरियन। Role utilitarian, when every action should be based on according to rule of conduct. Action is based on rule of conduct. इसको रोल नहीं रूल कहेंगे, रूल नॉट रोल, करेक्ट करेंगे। रूल यूटिलिटेरियन, एक्शन इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ कंडक्ट। रूल ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का को फॉलो किया गया। यहाँ पे हम रूल ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं। सो अपने आप में जो रूल है वो सोशल नॉर्म पर बेस्ड होना चाहिए। दस लिंचिंग इज नॉट जस्टिफाइड, सो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन social norms. Therefore, lynching is not justified. Not justified. ठीक है, लिंचिंग इज नॉट जस्टिफाइड। सो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल अपने आप में अल्ट्रुइज्म से डिफर करता है, बिकॉज अल्ट्रुइज्म जो है वो सैक्रिफाइस को प्रमोट करता है टू मेक अदर्स हैप्पी। मतलब अल्ट्रुइज्म, सो आप इसमें लिख सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म इज अपोज्ड टू अल्ट्रुइज्म बिकॉज अल्ट्रुइज्म इज बेस्ड ऑन सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। जबकि यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि जो हैप्पीनेस है उसमें सेल्फ का भी हैप्पीनेस इंक्लूड होता है और वो उसको ध्यान में रखकर करता है। इट पे अटेंशन टू सेल्फ हैप्पीनेस, एंड ये अपने आप में हेडोनिज्म से भी डिफरेंट है, बिकॉज हेडोनिज्म is just the maximization of one's pleasure. So it is opposed to, नीचे आप एक पैराग्राफ में लिख दीजिए, यूटिलिटेरियनिज्म is opposed to अब यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंट वन लिखिए, altruism which promotes sacrifice of self for happiness of others. दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, अपोज्ड टू हेडोनिज्म which is just the maximization of one's pleasure. मतलब ये स्वयं के प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की बात करता है हेडोनिज्म। सो इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म इन दोनों से अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज जितना आप क्रिस्टल क्लियर बात करेंगे उतना ये अपने आप में आपको आपके मार्क्स मैक्सिमाइजेशन में आपको हेल्प करेगा, नंबर बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो अब इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑफ
Utilitarianism. First, it is based on democratic principles. Based on democratic principles. To ensure distributive justice. Ensure distributive justice. Third, collective happiness. सी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैसे? बिकॉज ये लार्जर पॉपुलेशन के प्लेजर पे फोकस करता है, सो ये अपने आप में डेमोक्रेटिक हो जाता है। ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कैसे प्रमोट करता है? बिकॉज अब जैसे मान लीजिए ये अच्छा है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल को और एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे टैक्सिंग फ्यू रिच। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने से आपके एथिक्स में मार्क्स पड़ते हैं। टैक्सिंग फ्यू रिच टू वेलफेयर ऑफ मासेस। हो गया। अब मास में हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम हो गया। आप पेन किसको दे रहे हैं? फ्यू को। तो टैक्सिंग फ्यू रिच, थोड़े से लोगों पर टैक्स लगाकर ढेर सारे लोगों का वेलफेयर करना, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बढ़ाता है। डेमोक्रेटिक भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी। अब आप समझ रहे होंगे कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने होंगे। ये कलेक्टिव हैप्पीनेस को भी प्रमोट करता है। कैसे? बिकॉज ये लार्जर पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। सिक्योर्स इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। फाइन। सो अब हम इसमें जीएस मिल का कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे, तो वो इस मेरिट को और अपने आप में एनरिच करेगा, और आपके मार्क्स जहाँ पे 5 आउट ऑफ 10 आने वहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 आएंगे। ठीक है। सो हमने डिस्कस किया कि बेंथम जो है वो कलेक्टिव हैप्पीनेस पे फोकस करते हैं एंड सेज 6 इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। अब हम थोड़ा सा डिमेरिट पे फोकस करना चाहेंगे। आइए देखते हैं डिमेरिट्स, क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं इसके। डिमेरिट्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। Demerits of utilitarianism. So it focus on quantity of happiness. And not quality. Moreover, Bentham accords primacy to majorities over minority. Focus on majority over minority. Because वो हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल की बात करता है, इसलिए। सो इस तरह से जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये प्रो स्टेटस को पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रो स्टेटस को। It is against social reform because it is against social reform because it is based on the will of majority. जनरली वो स्टेटस प्रोको को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। सो इस तरह से ये ह्यूमन को बेंथम रिड्यूसेस ह्यूमन टू एनिमल लेवल। एनिमल लेवल व्हाई? बिकॉज क्वांटिटी की बात तो एनिमलिस्टिक है ना। ह्यूमन मस्ट सीक द क्वालिटी। ठीक है। और ये अपने आप में मटेरियलिस्टिक इन ओरिएंटेशन है। इट इज मटेरियलिस्टिक इन ओरिएंटेशन है, बिकॉज ये मटेरियल हैप्पीनेस पे फोकस कर रहा है। दैट इज व्हाई। एंड it is also influenced by altruism. Why? Because it involves people in social service. Okay. Utilitarian ignores the means aspect of action. It ignores means
as an aspect of social action, of social action. अब हम इनको कंट्रास्ट करने के लिए गांधी जी का आइडिया डिस्कस कर सकते हैं कि गांधी जी सेज मीन्स एंड एंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. मीन्स एंड एंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. हु सेज? गांधी जी. सो आपको थोड़ा स्टाइल ऑफ राइटिंग पे भी फोकस करना है सो दैट कि आप अपने आंसर को ज्यादा अच्छे से बता सकें. सो इस तरह से हमने टेलीलॉजिकल अप्रोच को थोड़ा सा एक्सपेंड करके अच्छे से समझा. अब हम फोकस करेंगे डिओन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जो कि फोकस करता है मीन्स पर. ठीक, आइए. सो ये पार्ट हमारे यहाँ से खत्म होता है. हम अब फोकस करेंगे डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स पर. डिओन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल. Who was the main proponent of deontological? Immanuel Kant. Main proposer was Immanuel Kant. ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम है, इसकी हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी. इमैनुअल कांट के बारे में बहुत बार जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज द मेन आइडिया? मेन आइडिया, deontological under deontological principle, the question of right and wrong, the question of right or wrong is determined by or determined on the basis, है ना, लैंग्वेज थोड़ा ठीक कर सकते हैं, determined on the basis of duty means and not on the basis of ends or consequences. ठीक है, not on the basis of consequences but the duty. Kant says an action is moral if Kant says an action, सॉरी थोड़ा ठीक करेंगे, an action, ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग भी. An action is moral if it can be considered if it can be considered duty with reason. Duty with reason, that is universally acceptable. That is universally acceptable. Let's discuss some of the example of deontological principle. Example. Example of deontological principle. So we can add some of the example. For example, Kant's categorical imperative. Kant's categorical imperative. गांधीयन एथिक्स. अभी हमने गांधीयन एथिक्स की बात की, इनके हम डिटेल में जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ जाएंगे आगे. गांधीयन एथिक्स फोकस ऑन बोथ मीन्स एंड एंड्स, एंड गांधी जी बिलीव्ड दैट मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंड्स. ये हमने बात की. एंड गीताज निष्काम कर्मा. गीताज निष्काम
कर्मा मीन्स कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ठीक है, मतलब मैन हैज टू फोकस ऑन कर्मा एंड नॉट द गोल, लॉ ऑफ कर्मा। तो ये हमारे बेसिकली कुछ बेसिक्स हैं, हम इन पे थोड़ा आगे भी फोकस करेंगे। जैसे हमको फोकस करना चाहिए निष्काम कर्म क्या है, पता होना चाहिए, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है ये पता होने चाहिए, ठीक है, और लॉ ऑफ कर्मा तो ऑब्वियसली आपको पता है। सो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। Categorical imperatives involves central idea of Kant that a fundamental moral principle, ये अपने आप में कॉन्ट की फिलॉसफी का बहुत ही सेंट्रल आइडिया है, दैट moral principle that helps people to evaluate moral judgments, moral judgments, how it works, how it works, ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे कैसे काम करता है। सो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव शॉर्ट में हमने लिखा CI इज अ वे टू इवेलुएट द मोटिवेशन फॉर एक्शन, मोटिवेशन फॉर एक्शन, मतलब अगर कोई एक्टर कोई एक्शन कर रहा है तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन मस्ट बी द ड्यूटी एंड नॉट द फ्रूट, ओके। सेकंड, it is a formal procedure that tests whether an action is universal, so it tests whether an action is universal, impartial and rational or not, ठीक है। सो इसको होना चाहिए बेसिकली, और नॉट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो और नॉट को यहाँ पे लिख कर ऐसे काट दो, तो इससे हमें पता चलता है कि हम अपने प्रिंसिपल पर श्योर हैं कि हाँ और नॉट नहीं, ठीक है। देन it is categorical because it is categorical because it has no exceptions, it has no exceptions regardless of others consideration, regardless of other consideration, मतलब ये कि कोई ये नहीं कह सकता कि किंग इज एक्सेप्टेड, elite is accepted, no exception, principles must be universal, that's why it is said to be categorical, ठीक है। ये कैटेगोरिकल इसलिए है बिकॉज इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, मतलब ये किसी पर्सन के लिए किसी अदर प्रिंसिपल के लिए एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड करता, उसे यूनिवर्सल होना ही चाहिए। अब देखो हमने गांधी एथिक्स की बात कर ली है पहले, इसके अलावा निष्काम कर्म की बात कर ली, कर्मण्यवाद कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव द राइट टू कर्मा एंड नॉट टू कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा भी अप्रोक्सीमेट यही है, द प्रिंसिपल दैट एक्शन कॉज कॉन्सिक्वेंस, व्हाट यू सो यू रीप, मतलब जो तुम बोते हो वो काटते हो, तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है, चौथा था ना लॉ ऑफ कर्मा, एक मिनट, लॉ ऑफ कर्मा फोर्थ था, हम इसी, ये है हमारा फर्स्ट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, और फोर्थ है लॉ ऑफ कर्मा, मतलब जो तुम बोते हो वो तुम काटते हो, मीन्स व्हाट यू सो यू रीप, ठीक है, व्हाट यू सो यू रीप मीन्स एक्शन कॉजेस कॉन्सिक्वेंस, एक्शन कॉजेस कॉन्सिक्वेंस, सो इस तरह से ये हो गया लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। सो
ये बेसिक डिओन्टोलॉजिकल के एग्जाम्पल्स हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इनके लिए एग्जाम्पल के साथ तैयार रहिए। लॉ ऑफ कर्मा के एग्जाम्पल, गीता के प्रिंसिपल के एग्जाम्पल, तो आपको ये सब चीजें साथ में अपने तैयार करना है। कांट फर्दर सेड दैट एवरी इंडिविजुअल इज एन एंड इन हिमसेल्फ। पैराग्राफ हम चेंज करेंगे। कांट फर्दर सेज, रुकिए थोड़ा कलर चेंज करेंगे, आवर फेवरेट इज ब्लैक। कांट फर्दर सेज every individual is end himself and he should not be treated as means, उसे मीन्स के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। He himself is an end. Thus, using deontological principle, he proves that untouchability, slavery, objectification of women are wrong. Therefore, using deontological principle, Kant proves that untouchability, objectification of women, slavery are wrong because they are based on inhuman treatment to human, because they treat human as means, एज मीन्स, ये ह्यूमन को मीन्स के तौर पर ट्रीट करता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने कांट की फिलॉसफी का थोड़ा सा एग्जांपल किया। अब हम यहाँ पे अगेन हम कुछ एग्जांपल और ऐड करेंगे कांट की फिलॉसफी पे, और कुछ प्रिंसिपल को हम और एलिब्रेट कर सकते हैं। पैराग्राफ हमेशा छोटे छोटे लिखिए, 4 to 5 लाइन से ज्यादा पैराग्राफ मत लिखिए। ठीक है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके बाद कि कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात की, मीन्स देयर इज एब्सोल्यूट कमांड टू बी ओबेड फॉर इट्स ओन सेक, दस मोरल एक्शन इज ड्यूटी एंड देयर इज नो एक्सेप्शन। सो अंडर CI, under categorical imperative, Kant says an absolute command to be obeyed for its own sake, its own sake. Thus, moral action is duty without exception. ठीक है, सो इस तरह से कांट की फिलॉसफी को हम और एलेबरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अंडर आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 51 सब क्लॉज A of Constitution of India, it deals with fundamental duties which have their foundation in categorical imperative. It deals with categorical imperatives, the principle of categorical imperative principle, which have their foundation categorical imperative principle, providing the foundational principle, providing the foundational principle। ठीक है, ये हो गया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की और कई सारी चीजों का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि
एक चीज हमने ऊपर बात की थी उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, सो दैट कि आपको ये कवर करने में दिक्कत ना हो। हमने बात कर ली है लॉ ऑफ कर्मा की, निष्काम कर्मा, इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इसी में, यहीं पे। एक सेकेंड। निष्काम कर्मा इज अबाउट डिजायरलेस एक्शन, इज अबाउट desireless action, is about desireless action. And in this context, Lord Krishna says, you are fighting this war for dharma. Lord Krishna says Arjun, you are fighting this war for dharma, means duty. बस इसे एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसके हम कुछ मेरिट डिमेरिट्स देख लेते हैं, बिकॉज उसके स्कोर होते हैं, फायदे होते हैं। आइए देखते हैं मेरिट्स। Kant's philosophy was basis for or roots for evolving basic human rights. एंड रीजन आप जानते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन को मीन्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, नॉट एंड्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, नॉट मीन्स। और ये अपने आप को ये कंसीडर करते हैं कि ह्यूमंस आर एंड्स इटसेल्फ, नॉट मीन्स। फाइन। इसके अलावा प्रोटेक्ट योर ड्यूटी विल प्रोटेक्ट यू, सो इट इज द बेसिस फॉर धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करो, धर्म मतलब अपनी ड्यूटीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहो, आपकी ड्यूटीज आपको प्रोटेक्ट करेंगी। मोरालिटी इज डिफाइंड एज कमांड ऑफ रीजन। अंडर कांट थ्योरी, morality is defined as command of reason. मोरालिटी अपने आप में डिफाइन की जाती है जो कमांड है कमिंग फ्रॉम रीजन, और यहीं से ड्यूटीज जन्म लेती हैं। इट अकॉर्ड इंपॉर्टेंस टू मीन्स, deontological principle has importance especially for civil servant because following a code of conduct. So means promoting code of conduct among civil servant. among civil servants. इसके अलावा एक आप छोटा सा डिमेरिट का पॉइंट क्रिएट कर दो। मेरिट हो गया, डिमेरिट, demerits of deontological ethics. So humans are answerable to consequences for their action. Humans are answerable for their consequences. जो भी ह्यूमंस कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ह्यूमंस सिर्फ मीन्स पर फोकस करेंगे तो अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किए जा सकते हैं? ठीक है। एंड इवन अनइंटेंडेड मतलब बिना इंटेंशन के किए गए कार्य एक्शन में लीड टू क्यूल्टी और पनिशमेंट। जैसे अगर आपसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है विदाउट एक्शन के, विदाउट मोटिव के, तो भी आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, या आपको किसी भी ड्यूरेशन या किसी भी टर्म के लिए जेल हो सकती है। सो वो आप कॉन्सिक्वेंस के बेस पे आपको पनिशमेंट मिल रहा है, डिस्पाइट का आपके मोटिव नहीं थे। ओके, गेटिंग ना? डियोंटोलॉजिकल डजंट टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अमंग मोरल ड्यूटीज। देयर आर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट अमंग मोरल ड्यूटीज, हाउ टू एड्रेस, हाउ टू रिजॉल्व। ठीक है, डियोंटोलॉजिकल डज नॉट डिफाइन
not defined by deontological ethics. नेक्स्ट, सी अब इसी तरह से पॉइंट निकलेंगे, आपको उन्हीं पॉइंट्स में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. सो फाइनली deontological ethics result in rule based or normative society and not result oriented. See, one such criticism can be based on iron case of Max Weber. Iron case of Max Weber, जिसमें वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप में आयरन केज की तरह काम करती है, इसमें रिजल्ट्स नहीं है लेकिन इतने रूल्स हैं कि रूल्स में ही सिस्टम फंसा हुआ है, तो उसे आयरन केज कहा जाता है. इस तरह के हम पॉइंट्स ऐड करते हैं, ये आपके लिए बूस्टर का काम करते हैं. इट इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ greater good. Fine. Yes. Next topic is virtue ethics. Virtue ethics. First, what is virtue? What is virtue? And the simple answer is virtues are behavior. Virtues are behavior which shows high moral standard. High moral standards. And what is virtue ethics? So now we can understand virtue ethics. Virtue ethics. Virtue ethics focuses on character building of an individual. Character building of an individual, and this can be achieved by inculcating. This can be achieved by inculcating virtues in individuals and eliminating vices. Vices मतलब बैड कंडक्ट, दोष. ठीक है, वाइसेस को एलिमिनेट करके वर्चू एथिक्स एस्टैब्लिश किया जा सकता है. सो वर्चू एथिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम थिंकर्स का यहाँ पे सपोर्ट लेंगे. सो वर्चू एथिक्स को समझने के लिए हम यहाँ पे थिंकर्स का सपोर्ट लेंगे. थिंकर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन वेस्टर्न एंड इंडियन. वेस्टर्न में हम कवर करेंगे सोक्रेट्स को, सुकरात को, प्लेटो, एरिस्टोटल. इंडियन में लॉर्ड बुद्धा, महावीर एंड चाणक्य. सो इससे आपके आंसर को वैरायटीज मिल जाएंगी, थोड़ा होलिस्टिक आंसर होगा एंड डायमेंशंस मिल जाएंगे थिंकर्स के हिसाब से. एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की. हम बात कर रहे हैं वर्चू एथिक्स के बारे में. सुकरात से शुरू करते हैं बिकॉज सबसे ऊपर हमने सुकरात लिखा तो सोक्रेट्स. Socrates founded philosophy in West. Following teachings are important in this regard. So his teachings. 1.
Right knowledge leads to the right action. Right knowledge leads to right action. True happiness can be attained by living in a moral life. Moral life produces true happiness. Moral life produces true happiness. One should enjoy pleasure but not become to slave of it. Enjoy pleasure without enjoy pleasure without being slave of it. Work for strengthening one's soul instead the body. अपनी आत्मा के लिए कार्य करो, शरीर के लिए नहीं. ठीक है, ये सोक्रेट्स के मेन थॉट थे. नाउ वी विल फोकस ऑन प्लेटो. आप सभी जानते हैं कि प्लेटो जो है ही वाज डिसिपल ऑफ सोक्रेट्स, यानी कि सुकरात के शिष्य थे. ही बिलीव्ड दैट ओनली फिलोसोफर्स कुड गेन नॉलेज थ्रू इंटेलेक्चुअल परसेप्शन ऑफ सोल, सो फिलोसोफर्स शुड रूल द वर्ल्ड. प्लेटो ऐसा विश्वास करते थे कि फिलोसोफर्स के पास सही नॉलेज होती है, इसलिए रूल्स हमेशा फिलोसोफर्स के अंडर में होनी चाहिए. एंड ही प्रमोटेड द वर्चूज, हमने जिसके बारे में स्टार्ट में भी बात की थी. तो मेन वर्चूज प्रमोटेड बाय प्लेटो, मेन virtues proposed are wisdom. Wisdom means virtue of a reason. Virtue of a reason. Valor. Virtue of spirit. Temperance. Virtue of controlling biological urges. जो आपकी बायोलॉजिकल अर्जेस हैं आपके अंदर से प्रमोट होते हैं, उनको कंट्रोल करना अपने आप में टेम्परेंस कहलाता है. मतलब धीरता होता है इसका सही वर्ड जो हिंदी में है, धीरता. टेम्परेंस. जस्टिस. It is virtue of harmonious function of harmonious function of above three virtues. ठीक, तो इससे जस्टिस अपने आप में प्रमोट होता है. तो दिस वाज अबाउट प्लेटो. नेक्स्ट वी विल फिनिश एरिस्टोटल. एरिस्टोटल. अब आप जानते हैं कि एरिस्टोटल वाज डिसिपल ऑफ प्लेटो एंड ही इज कॉल्ड द फिलोसोफर सिंस he absorbed all philosophical knowledge of that time. So Aristotle was said to be the philosopher. The philosopher उनको टर्म कहा जाता है बिकॉज उन्होंने अपने टाइम की ज्यादातर फिलोसफीज को लर्न किया, सीखा. His ideas of virtue is the golden mean since excess and deficiency both are bad. He promoted since excess and deficiency both are bad. जैसे बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रपोज किया, ये उसी तरह से इन्होंने गोल्डन मीन प्रपोज किया. एंड ही प्रपोज्ड गोल्डन मीन. आइए अब हम गोल्डन मीन समझने के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, उसमें फिर हम लोग समझेंगे गोल्डन मीन. टेबल अब ये भी
रेडीमेड इसलिए नहीं, सो दैट कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, आपको पता हो कि ये चीजें एग्जाम में कितने कम टाइम में आपको ड्रॉ करनी है। ओके, सो अब इसमें हम कुछ गोल्डन मीन्स की बात करेंगे। यहाँ पे ऐड गोल्डन मीन, डेफिशिएंसी, एक्सेस। सो डेफिशिएंसी, deficiency of a human in general energy, in other form we can say about spirit, can lead to cowardice, and excess may lead to rashness, and जो golden mean है chosen path वो होना चाहिए courage. Next deficiency is sloth, and excess greed, and golden mean is ambition. sloth means you can say laziness, ठीक है, या having having no desire, no ambition, and a lazy without indulgence, इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको स्लोथनेस कहते हैं. Deficiency may be humility, and excess may be modesty, and golden mean can be pride. Deficiency may be quarrelsome, means झगड़ालू प्रवृत्ति. Excess can lead to flattery, और कोई पर्सन ज्यादा मतलब क्वेरलसम का अपोजिट जाता है तो किसी के साथ ज्यादा फ्लैट हो जाता है, बटरिंग करने लगता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. और इनके जो बीच में आएंगे गोल्डन मीन, एवरेज, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो कहला सकता है फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप, तो इस तरह से अब एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन सजेस्ट किए. कावर्डिस, स्लोथ, ह्यूमिलिटी एंड क्वेरलसम, ये अपने आप में डेफिशिएंसी शो करता है किसी पर्सन में, एंड जनरली ये अपने आप में स्पिरिट की कमी से प्रोड्यूस होते हैं, और जब स्पिरिट की एक्सेस होती है तो उसके अंदर रैशनेस, ग्रीड, मॉडेस्टी, फ्लैटरी, ये सेंस डेवलप होता है, और उसका गोल्डन मीन होता है करेज, एम्बिशन, प्राइड एंड फ्रेंडशिप. सो दे आर बेसिकली आउटकम ऑफ स्पिरिट. नीचे लिख लो गोल्डन मीन. proposed by Aristotle. Okay, so virtues make a person self-aware, emotionally intelligent and happy. इस तरह की बातें आप साथ में लिख सकते हो. Virtues make people self-aware, emotionally intelligent and happy. So this is about virtue. Our next topic is some fundamental classification about uh, or differences what we know about descriptive ethics and normative ethics, absolute morality and relative morality. जैसे कि हमने पहले deontological ethics and teleological ethics कवर किया, तो उसी तरह से हम कुछ ऐसे कंपैरिजंस जिनको आप डिफरेंसेस कह सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ एब्सोल्यूट मोरालिटी एंड रिलेटिव मोरालिटी एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ में हम ये समझ भी पाएंगे कि अपने आप में क्या होते हैं. आइए देखते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज absolute morality versus relative morality. So first morality, इसमें हम समझेंगे morality, absolute versus relative.
एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, ठीक है, मोरालिटी एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, ये हम इसमें समझेंगे। सो व्हाट इज मोरालिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट, व्हाट इज मोरालिटी? फर्स्ट, व्हाट इज मोरालिटी? सो morality is the categorization of intention, categorization of intention, मतलब इसमें हम intentions को categorize करते हैं, decisions, however हमने morality को पीछे कवर किया, बट थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ चलेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, बिकॉज फाइनली हमें मेंस का उत्तर लिखना है। एंड एक्शंस इनटू दोज, एंड actions into those that are proper or right, and those that are improper, those are improper or wrong। बट ऐसा तो एथिक्स भी होता है। सो हाउ डू वी नो कि ये मोरालिटी है? नाउ इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि मोरालिटी का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ मोरालिटी, सोर्स होता है मोरालिटी का पर्सनल कॉन्शियंस, मतलब हमें अपने अंदर से सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट अबाउट रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, अबाउट राइट और रॉन्ग, ठीक है। सोर्स इसका ये हुआ मोरालिटी का। ये कैसा पर्सपेक्टिव है? सो इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, नॉट सोशल। देखो जो सोशल होता है वो एथिक्स कहलाता है, मोरालिटी अपने आप में इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, एंड दिस इज इंटरनल टू पर्सन, इंटरनल टू पर्सन, इट डिफाइंस पर्सनल कैरेक्टर। तो इसका सोर्स क्या है? पर्सनल कैरेक्टर, एंड ये डिटरमाइन करता है राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, डिटरमाइंस राइट और रॉन्ग कंडक्ट। सो दिस इज अबाउट मोरालिटी। अब हम इसके उस पार्ट में फोकस करेंगे, व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोरालिटी, यही थी हेडिंग, यस, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर इसको समझते हैं। सो एक साइड हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मोरालिटी, और दूसरी साइड रिलेटिव मोरालिटी। सी अब आपको ये पता है कि मोरालिटी इज वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, मतलब पर्सन की जो ओन सेल्फ कॉन्शियंस होती है उससे डेवलप होती है, ठीक है। तो ये तो हुई मोरालिटी, बट जब हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात करते हैं, सो एब्सोल्यूट अपने आप में इज डिफाइंड बाय बेस्ट ऑफ द आइडिया, डिफाइंड बाय द बेस्ट, एंड रिलेटिव मोरालिटी, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बेटर, कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स कह सकते हैं, टू गुड, दो अच्छी चीजों में तुलना किया जाए तो वो रिलेटिव मोरालिटी को जन्म देती है। एब्सोल्यूट मोरालिटी is about fixed ethical code to measure action, एंड रिलेटिव में ये अपने आप में अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ आइडियल स्टेट, अप्रोक्सीमेशन टू होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन टू आइडियल स्टेट, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। थर्ड, एब्सोल्यूट मोरालिटी इज यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट मोरालिटी इज यूनिवर्सल, एंड
इक्वल व्यूज ऑफ एथिक्स, इक्वालिटी पे बेस्ड है, जबकि ये अपने आप में एडॉप्टेबल है एंड फ्लेक्सिबल है, एडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल. It promotes unity and restricted diversity. It encourages diversity. Next, stress on virtues. जबकि जो relative morality है ये situation and context पर stress करती है. Stress on situation and context. Context. Absolutist observe anything in black and white. मतलब completely good, completely bad, black and white. And relativist observe anything into shades of grey. जैसे एटॉमिक बॉम्ब जो जापान में गिरे थे उनकी उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली, तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट व्यू ये कहता है कि या तो ये कंप्लीटली गलत है या तो ये कंप्लीटली सही है, जबकि रिलेटिव व्यू ये कह सकता है कि एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन जापान वाज जस्टिफाइड बिकॉज इट शॉर्टेंड द स्पैन ऑफ वार टाइम. तो वो इस हिसाब से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकता है या उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है. वो अपने आप में एब्सोल्यूटनेस में नहीं है कि हाँ वो पूरी तरह से सही है या पूरी तरह से गलत है. इसको क्रिटिसाइज इस आधार पर किया जा सकता है कि बॉम्ब कैन बी प्रिवेंटेड. ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट व्यू को सपोर्ट नहीं करता है. ओके, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. ओके, आगे चलेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव एथिक्स की. डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव एथिक्स. डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, आइए समझते हैं. सी, बिफोर going for the differentiation between descriptive and normative ethics, we should first understand what is descriptive ethics and what is normative ethics. So, descriptive ethics focuses on descriptive ethics focuses on describing what people actually believe is morally right or wrong. Is morally right or wrong. Morally right or wrong. While normative ethics focuses on norms and aim to establish standards. मतलब ये स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स डेवलप करना चाहता है जिसको कि लोगों को फॉलो करना चाहिए. स्टैंडर्ड्स फॉर what should be considered to be morally right or wrong. So मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स ये फोकस करता है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या राइट एंड रॉन्ग है, ना कि व्हाट पीपल थिंक कि राइट या रॉन्ग क्या है. देयरफॉर नॉर्मेटिव एथिक्स फोकसेस ऑन व्हाट इट फोकसेस ऑन व्हाट people ought to act
मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, ये नॉर्म्स कौन स्टैब्लिश करना चाहता है, नॉर्मेटिव एथिक्स। एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये फोकस करता है कि लोग क्या सोचते हैं, पीपल क्या सोचते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित। देयरफॉर अब हम इनके बारे में डिस्क्रिप्ट और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। Okay, so descriptive ethics, people values about, it is the study of people's value about morality. And it is the study of ethical acts set by norms या standards. Norms and standards किसे values मानते हैं उसके according. It may be based on, descriptive ethics may be based on tradition, customs या ऐसी किसी चीज से, जैसे टैबूज सोसाइटी में जो चले आ रहे हैं बस, ठीक है, ये एथिकल प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं। एथिकल नॉर्मेटिव एथिक्स अपने आप में एथिकल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए नॉर्म्स सेट करता है तो एथिकल प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए। नेक्स्ट, ये उन एथिकल कोड्स को एग्जामिन करता है, एग्जामिन एथिकल कोड्स सेट बाय वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। एंड नॉर्मेटिव एथिक्स सीक हाउ पीपल शुड एक्ट, कि लोगों को कैसे काम करना चाहिए ये नॉर्म्स के माध्यम से पुश करने की कोशिश करता है एक तरह से। एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज वैल्यू फ्री, बिकॉज वैल्यूज तो नॉर्म्स के द्वारा बनाई जाती हैं। एंड इट इज वैल्यू लोडेड, वैल्यू लोडेड, वैल्यूज के माध्यम से प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे टू टच द फीट ऑफ एल्डर्स, द फीट ऑफ एल्डर्स, ये हिंदूज के लिए वैल्यू है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, तो ये अपने आप में वैल्यू फ्री है, ठीक है। जबकि जो वर्चू एथिक्स होता है वो यूनिवर्सल होता है, वर्चू एथिक्स ये यूनिवर्सल होता है, तो ये नॉर्म्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन का वेट करिए जिसमें हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स किस तरह से काम करता है, मोरालिटी के कुछ और एस्पेक्ट टच करेंगे, देन फोकस करेंगे सोशल एथिक्स पे, एनवायरमेंटल एथिक्स पे, और ढेर सारी चीजें हम लोग अगले सेशन में बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं फिर थोड़े समय के बाद। तैयारी करते रहिए, ठीक है। कीप वॉचिंग।